कैपिटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। ये और बात है आंधी हमारे बस में नहीं, ये और बात है आंधी हमारे बस में नहीं, लेकिन चिराग जलाना तो इख्तियार में है। ये अलग बात है, जैसे मैंने कहा कि सिस्टम में तमाम बैठे लोगों की वजह से और सिस्टम की जो पूरी हमारी एक पूरी दास्तान रही है तकरीबन 70 सालों की, उसमें कहीं ना कहीं जो है सिस्टम में ऐसी खामी नहीं जिसका फ़ायदा उठाते रहे लोग। लेकिन सिस्टम को बेहतर करना और उसको आगे बढ़ाना और किस तरह से काम किया जाता है वो नया जोश और नए जज्बे में नज़र आ सकता है। क्योंकि पूरा अगर हमारा सिस्टम देखे तो उसमें नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका का एक बड़ा रोल होता है। जाहिर सी बात है उसको बेहतर करने के लिए नए जोश की ज़रूरत होती है और ये जोश की शुरुआत हुई 2012 से, जब सबसे कम उम्र के चेयरमैन सेथल के कंबर एजाज शानू बने, जो कि पूरी यूपी में उनका जो है जिक्र हुआ उस बात का। जब ये सिलसिला आगे बढ़ा तो अपने काम के ज़रिए से 2017 में उससे बड़ी जीत हासिल करते हुए वो पूरी यूपी, पूरी बरेली में नगर पंचायत जितनी भी है उसमें सबसे बड़े अंतर से जीतने वाले एक कैंडिडेट के तौर पर सामने आए। अब लगभग 4 साल का ये वक्त उनका गुजरने को है और अगले साल जो है चुनाव होगा नगर पंचायत का और साथ ही विधानसभा के चुनाव भी सर पर हैं। समाजवादी पार्टी के वो दिग्गज नेता हैं और भगवत शरण गंगवार जी के बेहद करीबी हैं। साथ ही और भी जो बरेली के तमाम नेता हैं उनको जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। साथ ही मैं एक बात और जोड़ता चलूँ, स्वच्छता के क्षेत्र में सेथल नगर पंचायत को पहला स्थान मिल चुका है, वो भी इन्हीं के कार्यकाल में मिला है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो की गई हैं, लेकिन क्योंकि ये कहा जाता है कि हर दिन में हर चीज़ के साथ नया काम होना चाहिए, बहुत सारे काम अभी बाकी है, उन तमाम बातों पर बात करेंगे। मंजिल अभी बहुत कुछ और है। हमारे साथ मौजूद हैं सेथल नगर पंचायत के चेयरमैन कंबर एजाज शानू साहब, जो कि मैंने बताया कि सबसे युवा चेयरमैन बने थे 2012 में पूरी यूपी के अंदर। एक छोटा सा आपका तारुफ इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, कुछ इजाफा करना चाहें तो कर सकते हो, उसके बाद हम विषय पर आए। नहीं, आपने सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को जो आज जश्न ईद मिलादुन नबी का भी वक्त है उसकी मुबारकबाद पेश करूंगा और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, खासतौर से आपके लिए कि आप जिस तरीके से बरेली में मीडिया के जगत में आपने अपनी एक पहचान बनाई है, उसके साथ साथ सेथल की भी एक पहचान बनाई है। उसके लिए मैं आपके चैनल को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाहता हूँ, हम शुरू से शुरू करते हैं। सियासी माहौल चल रहा है, आप भी लगातार पार्टियों कार्यक्रमों में नज़र आ रहे हैं, भगवत शरण गंगवार जी के साथ नज़र आते हैं हर जगह। किस तरह का 9 सीटें हैं बरेली में, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि बरेली के अंदर सबसे युवा चेहरा जो पिछले तकरीबन 10 सालों में जिसने बहुत अपना नाम कमाया समाजवादी पार्टी में, उसमें आपका जिक्र होता है। तो 9 सीटों पर आपका क्या ख्याल है? देखिए, जहाँ तक मैं बरेली की बात करूँ, बरेली में 9 विधानसभा सीटें हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं अगम मौर्य जी के नेतृत्व में, मैं समझता हूँ 6 से 7 सीटें हम लोग इंशाल्लाह बरेली में जीत रहे हैं और हर हालत में जीतेंगे। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि हम नवाबगंज से आते हैं और यहाँ तकरीबन इतने टाइम में 10 सालों में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी को, भगवत शरण गंगवार जी क्योंकि आपके हमसाया हैं, आप उनकी हम रहनुमाई में लगातार काम कर रहे हैं, लगातार जुड़े हुए हैं। पार्टी सत्ता में हो या विपक्ष में हो, आप कांध से कांधा मिलाकर खड़े रहें। नवाबगंज की अगर मैं बात करता हूँ तो किस तरह से देखते हैं पूरा सियासी समीकरण? देखिए, जहाँ तक नवाबगंज की बात है तो हमने भी अपना राजनीतिक सफ़र समाजवादी पार्टी में रहते हुए माननीय मंत्री भगवत शरण गंगवार जी के साथ शुरू किया और ये एक इत्तेफाक रहा कि भगवत जी पिछले चुनाव हार गए, लेकिन उसका अफसोस क्षेत्र की जनता को रहा और उसी अफसोस के तहत इस बार 2022 में जिस तरीके से माननीय मंत्री भगवत शरण गंगवार जी को एक समर्थन मिल रहा है, समाजवादी पार्टी को समर्थन मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब से ये सरकार आई तो जो अखिलेश यादव जी ने योजनाएँ चलाई थी जनहित में, आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, इस सरकार ने उन योजनाओं पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। जितना काम समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, भगवत शरण गंगवार जी मंत्री थे, तो जो गरीबों का काम, जो समाजवादी पेंशन का काम, जो लैपटॉप देने का काम, और उस वक्त महंगाई भी इतनी नहीं थी, जो समाजवादी सरकार कर गई वो ये सरकार नहीं कर पा रही है
बल्कि मैं कहूँगा ये सरकार तो बिल्कुल एक इस तरह से काम कर रही है कि इसे गरीब से, मजलूम से, युवाओं से और जो हमारे किसान भाई हैं उनसे किसी से ताल्लुक़ रख ही नहीं रही है। ये तो सिर्फ जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन कर रही है गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की, ये सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों से इसका नाता रहा है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी सरकार जब सरकारों में आई तो जनहित का कोई काम इतना अच्छा अंजाम नहीं दिया सरकार ने जिन्हें याद किया जा सके। लेकिन हाँ, हमेशा उद्योगपति और पूंजीपतियों के हमेशा सरकार ने काम की है, जैसे कि अभी भी कर रही है। जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन कर रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन माफ हो रहा है, अरबों रुपए का, खरबों रुपए का। यहाँ आदमी को 10,000 रुपये लोन लेने के इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं। आदमी बैंक जाता है, कभी कोई कागज़ कभी कोई कागज़, और आखिरकार ये होता है कि थक हार करके परेशान होने के बाद वो उन कागज़ों को फाड़ के वहीं बैंक में चला आता है, लेकिन उसको 10,000 रुपये का लोन प्राप्त नहीं हो पाता। और वहीं दूसरी तरफ इतने बड़े उद्योगपतियों के करोड़ों खरबों रुपये के लोन माफ हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए, हमारे युवाओं के लिए बहुत ख़राब नीति है। अगर हमें अपने देश को वापस से एक मजबूत देश बनाना है, सुरक्षित देश बनाना है, तो शुरुआत हमें उत्तर प्रदेश से करनी होगी। 2022 में भगत सिंह गंगवार जी को नवाबगंज से और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने नवाबगंज का जिक्र किया बार-बार, स्वच्छता के क्षेत्र में, साफ सफाई के क्षेत्र में आपकी सेथल को पहला स्थान मिल चुका है। लेकिन मेरा एक इसी से जुड़ा सवाल है, थोड़ा सा टेढ़ा है। जब हम एंट्री करते हैं सेथल के अंदर तो हम साफ सफाई नहीं देखते, ये एक बड़ा सवाल है। और आपने लगातार कोशिशें की हैं, लेकिन कमी कहाँ पर रह जाती है? सिस्टम में बैठे हुए लोगों के जरिए, क्योंकि प्रयास अपनी जगह, सेथल घर में सफाई है, लेकिन सड़क पर हम जो देखते हैं इधर उधर गंदगी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा। जहाँ तक कमी की बात रहे तो कमी रह जाती है फंड। हालांकि अभी एक हमारा सेंटर का निर्माण हो रहा है, महीने भर में वो सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा। हमारे पंचायत के पास इतना फंड नहीं था कि हम कहीं ज़मीन खरीदें, लेकिन अभी हमने कुछ ज़मीन की व्यवस्था करी है। और मैं समझता हूँ दिसंबर से जनवरी तक जो आपको रोड तो कूड़ा दिख रहा है, ये दिखना बंद हो जाएगा। क्योंकि हमें भी बहुत शर्मिंदगी होती है जब हम सेथल में एंट्री करते हैं, साइडों में कूड़ा पड़ा रहता है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए कि ये समस्या सिर्फ सेथल की नहीं है। आप कई जगहें ऐसी नोटिस कर सकते हैं कि जहाँ पर रास्तों में कूड़ा पड़ा रहता है। ये कमी पे ध्यान देना चाहिए। एमआरएफ सेंटर बन गए हैं, लेकिन सिर्फ एमआरएफ सेंटर ही मुझे नहीं लगता कि इसका उपाय है। इसके लिए और बड़े लेवल पर सरकार को काम करना होगा। निकाय को ज़मीन उपलब्ध करानी पड़ेगी, नगर पंचायतों को, नगर पालिकाओं को ज़मीन उपलब्ध करानी पड़ेगी जहाँ पे ये कूड़ा जो है डंप हो सके। और बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ पर आनी चाहिए, जिससे इस कूड़े का प्रोसेसिंग हो के चाहे इससे खाद बने या लाइट बने। तो मेरे हिसाब से तो एक बहुत बड़ा हब मिल जाना चाहिए 4-5 नगर पंचायतों को मिला के, और उस हब पे एक बहुत बड़े लेवल का प्लान लगना चाहिए जिसमें 4 या 5 नगर पंचायतों को सम्मिलित कर दिया जाए। तभी इसका बहुत जो ज़मीनी स्तर पर कूड़े का निस्तारण होता है। आपने समस्या का हल भी बता दिया, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है कि सिस्टम में बैठे हुए लोग इस पर गौर करेंगे और तेज़ी से इसकी तरफ काम होगा। मैं एक आपसे जानना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा काम आपने बीच में किया था कोरोना काल में। हमारी पास हुई नगर पालिका नवाबगंज है, सैनिटाइज़र की और साफ़ सफाई की वहाँ नज़र नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं उस बात पर नहीं जानना चाहता कि वहाँ की चेयरमैन क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऑफिसगंज में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन ये ख्याल भी जहन में आना, दूसरी नगर पालिका में जाके साफ़ सफाई करना, सैनिटाइज करवाना, ये एक बड़ी सोच होती है। कहाँ से ये ख्याल मन में आया? देखिए, कभी भी आपके समाज में कभी कोई बहुत बड़ी घटना घट जाए या कोई एकदम एमरजेंसी की हालात हो जाए, या जैसी कोरोना की बीमारी आई थी, एकदम से बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी आफत आई थी, तो चेयरमैन होना तो एक अलग बात है। हर सामाजिक इंसान का और हर इंसान का एक फ़र्ज़ बनता है कि वो जिस भी लेवल पे है उस लेवल पर अपने समाज की और अपने मोहल्ले के, अपने लोगों की मदद करे। रही बात पद पे रहने की, तो ये मुझे एक और अच्छा मौका मिला क्योंकि मैं नगर पंचायत चेयरमैन अध्यक्ष की कुर्सी पे था, तो मुझे लोगों के लिए और ज़्यादा काम करने का मौका मिला। जहाँ तक नवाबगंज नगर पालिका की बात है, तो नवाबगंज नगर पालिका बहुत पास में है, करीब में है, तो ये अक्सर मुझे पता लगता रहता था कि वहाँ ना ही किसी तरह का सैनिटाइजेशन हो रहा है, ना ही किसी तरह की दवाओं का छिड़काव हो रहा है। उस वक्त वहाँ कर्मचारी भी काम नहीं कर रहे थे, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता था कि नवाबगंज और सेथल पड़ोस की नगर पालिकाएँ हैं, तो सेथल के साथ साथ जितना हो सका मैंने नवाबगंज में भी काम करवाया। जितनी भी बैंक्स थी, जितनी तहसील थी, वहाँ पे जितना परिसर था, गलियाँ थी जहाँ जहाँ कोरोना के मरीज़ निकल रहे थे, उन गलियों में मैंने सैनिटाइजेशन का
और छिड़काव करवाया ताकि बीमारी के प्रकोप कम किया जा सके। ये मेरा एक सामाजिक धर्म भी था और नगर पंचायत चेयरमैन के रहते हुए अगर मेरे पड़ोस की भी नगर पालिका है उसके लिए मैं कुछ कर सकूं या हमारी नगर पंचायत आसपास के लिए कुछ कर सके तो हमारे लिए भी एक सौभाग्य की बात है और हम पे फर्ज भी बनता है। जी, बस एक दो सवाल आखिरी के रह गए। आपके लगभग 4 साल पूरे होने को है, अब आखिरी साल में आपका कार्यकाल पहुँच रहा है, उसके बाद चुनाव होंगे। बहुत सारे आपने काम करवाए, खासतौर से धार्मिक काम नज़र आते हैं, हर समुदाय हर जाति धर्म के हैं, सड़कों का जाल है सेतल के अंदर। आने वाले टाइम में आपने एजुकेशन के लिए भी काम किया है। ये अलग बात है कि 2 हमारे पास कॉलेज बन के तैयार हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने इस तरफ सोचा नहीं बनाने का और उसको चलाने का। यानी इतनी मेहनत के बाद, करोड़ों रुपए लगाने के बाद पार्टी ने आपने मिलकर सेथल को कॉलेज भी दिया, ITI है, तमाम चीज़ें। आगे की किस तरह की योजनाएँ हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। देखिए 2 स्कूल यहाँ बन के तैयार हैं। GTI है, विशेष तौर पे गर्ल्स इंटर कॉलेज, जिसकी सेतल को बहुत ज़रूरत थी, वो मैंने प्रस्ताव पास करके उस गर्ल्स इंटर कॉलेज का निर्माण वहाँ कराया। और एक सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी पिछली सरकार की ये रही, जो आप आज यहाँ सेतल में आपको लाइट मिल रही है, 20 से 22 घंटे लाइट मिल रही है। वो एक पिछली सरकार की माननीय भगवत सिंह की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसको हम लोगों ने पूरा किया और आज सेतल जो है लाइट से जगमगाता है। लाड़पुर में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा पावर हाउस बनवाया, वो अखिलेश सरकार की देन है। मेरे पास भगवत जी का फ़ोन आया कि एक बड़ा बिजली घर यहाँ बन सकता है, उसके लिए ज़मीन तलाशनी है। तो बड़ी मुश्किल से बहुत ढूंढ के मैंने उस ज़मीन को तलाश किया, कई अधिकारी को वहाँ ले गया। जब दिन में वो ज़मीन दिखाने ले गया तो बहुत पानी बरस रहा था, लेकिन मैंने पूरे ज़मीन पर चारों तरफ से उन अधिकारियों के साथ ले जाके उसका सर्वे करवाया और वो आज बिजली घर बन के तैयार है। तो अपना सबसे बड़ा काम और जिसको देख के खुद को अंदर से एक ऊर्जा मिलती है और खुशी होती है, ये बिजली घर है, वो पिछली सरकार में हम लोग करा पाए। लेकिन इस सरकार में हमने सोचा बहुत, काफ़ी प्लानिंग करी, लेकिन हम कोई बहुत बड़ा काम अभी तक नहीं करा पाए जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि उसके लिए फंड उपलब्ध नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी हम अपने पुराने कामों को संवार के रख पाए, उनमें और इजाफा कर पाए। सड़कों की जहाँ तक बात है कि जहाँ जहाँ कच्ची गलियाँ थी, अगर वहाँ ज़रूरत हुई रोड की तो उन रोडों का निर्माण जारी है और आगे भी होता रहेगा। जो भी नगर पंचायत की जिम्मेदारी है, पथ प्रकाश की, सफाई की, पानी की, उसमें हम लोग निरंतर लगातार आगे प्रयास करते रहेंगे। नगर पंचायत में एक लाइब्रेरी आज से नहीं, बहुत पहले से है, क्योंकि हमारा कस्बा है। जिन बच्चों के घरों में छोटे छोटे घर हैं, हमारे यहाँ ज़्यादातर सब ख़ानदान सब लोग साथ में रहते हैं, घर में पढ़ाई में डिस्टर्बेंस है, उस लाइब्रेरी में बच्चे आके बैठ के पढ़ सकते हैं। वो लाइब्रेरी हमारे मेंटेन है, आदमी की बुक्स लेके आए, वहाँ बैठ के पढ़े, अच्छी व्यवस्था है, लाइट है, पानी है, पंखा है, सब चीज़ें हैं वहाँ पर। बारात घर, जो अपने आप को मैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि बारात घर में हमारी जो गरीब बहनों की शादी होती है वो बहुत कम पैसों में हो जाती है और एक अच्छी व्यवस्था मिल जाती है। ख़ासतौर से जब कोई बारात बाहर से आए तो एक अच्छे बैठने की जगह सेथल की जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बेटी है, उनकी शादियों में एक अच्छा इंतज़ाम हो कर पाते हैं। इसी तरीके से हमारी और भी आगे योजनाएं हैं, 1.5 साल के अंदर वो भी आप लोग को दिखेंगी। और नगर पंचायत सेथल अपने आप में जितना हो सकेगा बेहतर काम करने की कोशिश करती है और करती रहेगी। आपने यकीनन बहुत सारे काम किए हैं और बहुत सारे काम करने की तैयारी है। बस अब मैं तमाम हमारा इंटरव्यू कंप्लीट होने को है, 1-2 सवाल आपसे ज़ाती तौर पर। आपके सियासी गुरु आप किसको मानते हैं? क्योंकि बड़ी कम उम्र में आपने चेयरमैन बने और लगातार लोगों के दिलों में आपने जगह बनाई। सिर्फ सेतल ही नहीं, बल्कि नवाबगंज और बरेली में भी आपको समाजवादी पार्टी का एक मुस्लिम चेहरे के तौर पर जाना जाता है। तो अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा, जो राजनीति का सफ़र शुरू किया समाजवादी पार्टी से किया और भगवत सिंह के साथ जो भी किया, तो जाहिर सी बात है राजनीतिक गुरु भगवत सिंह भी हैं मेरे। और राजनीतिक सहयोग की जहाँ तक बात है तो मुझे राजनीति के दोस्त बहुत अच्छे होते, चाहे वो मैंने शुरुआत अपने चेयरमैन बनने से पहले करी हो, और उन्हीं दोस्तों की हौसला अफजाई से और उन्हीं दोस्तों के हौसले से, उनके प्यार से, मोहब्बत से मैं यहाँ तक पहुँचा। बस एक और बात, थोड़ा सा हल्के फुल्के मिजाज में, अपनी बिजी लाइफ होती है, आप लगातार समाज के लिए कर रहे हैं, अस्पताल में भी नज़र आते हैं, लोगों को ले जाते हैं, तमाम चीज़ें, धार्मिक कार्यक्रमों में भी नज़र आते हैं। इतनी बिजी लाइफ में अपने मनोरंजन के लिए कमर एजाज शानू साहब क्या करते हैं? अगर चाहते हैं तो आवाम को बताएं, क्योंकि वो भी ज़िंदगी का एक अहम और ज़रूरी पार्ट है। देखिए, आज से 2 साल पहले मेरी शादी नहीं हुई थी, तब तो मैं दोस्तों के साथ कहीं घूमने चला जाता था, वो भी आसपास के
अगर कोई बात हो जल्दी से सेटल लौट सकते हैं। और अब यही है कि जब राजनीति के अलावा या लोगों के अलावा समाज सेवा करने के अलावा जब वक्त मिलता है तो अपने परिवार के साथ रहता हूँ। जी, तो वही कहना चाहिए आप मनोरंजन का साधन बन रहा है। हाँ, परिवार के साथ ही रह के मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होता हूँ, उनके साथ अच्छा लगता है। जी, कामयाबी के पीछे जो आपका हम सफ़र है उसका भी बहुत बड़ा हाथ मानता है। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है। अगर आपका घर में माहौल अच्छा है, आपके घर के लोग आपके काम के प्रति जो आपका जुनून है उसके प्रति आपके जुनून को और आपकी जो सोच है उसको समझते हैं, तो उससे पॉजिटिव रेंज निकलती हैं। और जब सब चीज़ें पॉजिटिव होंगी घर में तो आप जो काम कर रहे हैं वो भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अगर कोई पैगाम, कोई मैसेज हमारे ज़रिए से देना चाहते हैं, आज बहुत मुबारक दिन भी है, अगर कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद आज वाकई इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता। जश्न ईद मिलादुन्नबी हमारे मोहम्मद साहब पैगम्बर साहब का जन्मदिन का मौका है और उन्होंने जिस तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए हमसे कहा है उस तरीके से ज़िंदगी अगर हम लोग जी लें तो हमारी ज़िंदगियाँ खुशियों से भर जाएंगी। आज के दिन यही मेरा पैगाम है कि सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहें और एक दूसरे के लिए दिल में हमदर्दी रखें। आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा ज़रूरतमंद है, ख़ास तौर से कोई बीमार है, उसकी तरफ ज़रूर देखें, क्योंकि बीमारी से बड़ी मुसीबत कोई नहीं होती। और ख़ास तौर से अगर वो बीमारी उस इंसान पे आ जाए जिसके पास पैसे ना हो, जो गरीब हो, तब वो बीमारी बहुत बड़ी होती है। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आपका भी एक साल बाकी है और भविष्य के लिए शुक्रिया। तो हमारे साथ थे कंवर एजाज शानू। मैं समझता हूँ कि भारतीय इतिहास में, भारतीय सियासत में कहना चाहिए निकाय के क्षेत्र में, निकाय का मतलब होता है जो निचले स्तर की हमारी पूरी सियासत है, उसमें शायद कंवर एजाज शानू ही अकेले ऐसे शख्स होंगे जिन्होंने एक दूसरी नगर पंचायत, नगर पालिका में जाकर भी लगातार काम किया। और बहुत सारे लोग तो ये यहाँ तक कहते हैं कि जो नवाबगंज के आवाम के लोग हैं वो ये भी मानते हैं कि अगर उनका चेयरमैन कंवर एजाज शानू जैसा होता तो बहुत कुछ हो सकता था। बहरहाल ये तो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे काम बाकी हैं जिस पर हमने बातचीत की। ख़ासतौर से सफाई को लेकर भी बहुत सारे मसले हैं, उसको लेकर भी उन्होंने बेबाकी से तमाम अपनी जो बात है वो कही। यकीनन हमारे सिस्टम को बेहतर करने के लिए इस तरह के लोगों की बहुत ज़रूरत है। और सियासी माहौल भी है, 2022 के चुनाव सर पर हैं और नवाबगंज में पिछले तकरीबन 10 सालों से समाजवादी पार्टी का जो परचम है लगातार बुलंद जिसने काम किया है वो कंवर एजाज शानू हैं। ख़ासतौर से मुस्लिम एक कहना चाहिए प्रत्याशी भी रहे हैं और प्रत्याशी भी आने वाले टाइम में होंगे। समर्थक के तौर पर लगातार वो जुड़े हुए हैं। लगातार बरेली में भी तमाम पार्टी के कार्यक्रमों में तमाम का जगह वो नज़र आते हैं, लोग लगातार वो नज़र आते हैं और ख़ास तौर से भगवत शरण गंगवार के साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं उनके लिए। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ अटल न्यूज़।